अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर अमजद मेडिसिन वाला। आज हम अपने बायोकेमिस्ट्री के पहले लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री का जो पहला लेक्चर है जिसके लिए मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो ये है कि मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन कैसे होता है, किस तरह से होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, डाइजेशन किस तरह होती है, उसकी एब्जॉर्प्शन किस तरह होती है प्रोटीन्स की। ठीक है, नाइट्रोजन वैलेंस क्या होता है, उसके अलावा आपकी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन क्या है, and then we will discuss about the transamination, deamination and decarboxylation। ठीक है, उसके बाद यूरिया एंड अमोनिया डिस्पोजल किस तरह से होता है फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम वर्ड इस मेटाबॉलिज्म को देखें तो मेटाबॉलिज्म का मतलब है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, वर्ड मेटाबॉलिज्म का मतलब है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका मतलब है बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि ब्रेक डाउन इन स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, ये बेसिकली आपके मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है। ठीक है, जिस तरह से हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ आप खाते हो, कोई भी चीज़ आप कंज्यूम करते हो, उसका मेटाबॉलिज्म होना ज़रूरी है ताकि उसके बाद वो एब्जॉर्ब हो सके, वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, तो प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में तकरीबन बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होती हैं। अगर आप देखें तो हर चीज़ तकरीबन प्रोटीन से बनी होती है, लेकिन जो मेन यहाँ पे क्वेश्चन है कि वो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म किस तरह से होता है, प्रोटीन की बायो ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होती है, प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन इन स्मॉल पार्टिकल्स कैसे होती है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने जो डाइजेशन के चैप्टर में बात पढ़ी थी इन आवर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्लास, कि उसमें जितने भी आपके बायोमोलिक्यूल्स हों या आपके सिंपल शुगर्स हों, उनकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग च्यूइंग प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही आप खाना अपने मुंह में लेते हैं, मतलब खाने स्टार्ट करते हैं, उसको चबाना शुरू करते हैं, या इस च्यूइंग प्रोसेस को हम दूसरा नाम देते हैं मास्टिकेशन का। ठीक है, तो जो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन अलग हो जाती है। ठीक है, जिस बॉडी को ऑर्गन को प्रोटीन की ज़रूरत होती है वो प्रोटीन वहाँ पहुँचता है, जिस बॉडी के ऑर्गन को उसकी कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है तो वो कार्बोहाइड्रेट्स लेके जाता है, और जिसको लिपिड्स की ज़रूरत होती है वो लिपिड्स लेके जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे बायोमोलिक्यूल्स भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, किसको कहाँ कैसे कितना जाना है वो फिर बॉडी जो है वो डिसाइड करती है। ठीक है, सबसे पहले आपके च्यूइंग प्रोसेस से आपके प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, सबसे पहले जो उसकी प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, खाना ब्रेक होता है, उसके बाद प्रोटीन आपके स्टमक में जाती है। ठीक है, क्योंकि यही एक रूट है जहाँ से जाके वो आगे उसने डाइजेस्ट होना है। ठीक है, स्टमक में जाने के बाद वो फिर स्टमक से निकल के आपके जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जाके फिर निकल के वहाँ जाती है आपके ब्लड स्ट्रीम में, मतलब आपके ब्लड में चली जाती है, आपके खून में चली जाती है। ठीक है, अब खून क्या करता है, ब्लड वर्क्स एज अ कैरियर। ठीक है, ब्लड एक कैरियर के तौर पे काम करता है। यहाँ पे कोई भी बायोमोलिक्यूल, आपका प्रोटीन हो, आपका कार्बोहाइड्रेट हो, आपका लिपिड्स हो, कुछ भी हो, वो आपके यहाँ तक पहुँच के ब्लड स्ट्रीम का मतलब क्यों ज़रूरी है कि ब्लड स्ट्रीम में खाना का पहुँचना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी में फ़्लो करता रहता है। उसको ब्लड को, उस खाने को, उस प्रोटीन को, उस कार्बोहाइड्रेट को, उस विटामिन को, उस मिनरल को, उस लिपिड्स को वहाँ पे पहुँचाना है जहाँ पे उसकी नीड है।
ठीक है। तो ये प्रोटीन को ब्लड में जैसे ही जाएंगी प्रोटीन्स, वहाँ हमारे ऑर्गन्स में जिस जिस जगह पे प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी या प्रोटीन की नीड होगी, वो वहाँ पे ब्लड उसको पहुँचा देगा। ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोमोलिक्यूल। ठीक है, आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनमें से एक है। ना सिर्फ प्रोटीन, आपका कार्बोहाइड्रेट भी इम्पोर्टेंट बायोमोलिक्यूल है, आपके लिपिड्स भी इम्पोर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं। ठीक है। अब ये आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ पे इसकी नीड होती है, प्रोटीन नीड्स। हमारे किन किन ऑर्गन्स को प्रोटीन्स की नीड होती है? ठीक है, सबसे पहले आपके मसल्स को नीड होती है। ठीक है, आपके हेयर्स को नीड होती है प्रोटीन्स की, आपकी आइज़ को प्रोटीन्स की नीड होती है, आपके और बाकी ऑर्गन्स को भी इसी तरह से प्रोटीन की नीड होती है। उसके अलावा आपके बहुत सारे ऐसे कुछ हार्मोन्स हैं जिनको भी प्रोटीन की नीड होती है। ठीक है। और आपके जो एंजाइम्स होते हैं, मतलब जितने भी एंजाइम्स हैं जिसको हम बायोकैटालिस्ट भी बोलते हैं, वो तकरीबन 99% प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, वो होते एंजाइम है लेकिन प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ठीक है, उनकी नेचर प्रोटीन जैसी होती है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि आप उसमें कितनी प्रोटीन लेते हैं अपने खाने में। ठीक है, ये इसके अलावा क्या करता है, प्रोटीन क्या करता है आपकी बॉडी में, ये रिपेयर का काम करता है। ठीक है, रिपेयर का काम करता है, साथ साथ ये मेंटेनेंस का भी काम करता है। रिपेयर भी करता है, मेंटेन भी करता है। किसको? मोस्ट ऑफ योर बॉडी टिश्यूज़ को। ठीक है, उसको जो है वो मेंटेन और रिपेयर करती है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब समझते हैं कि प्रोटीन जो है उसकी फॉर्मेशन क्या है, प्रोटीन बनती कैसे है हमारी बॉडी में, किस तरह से वो काम करती है। ये तो मैंने आपको बता दिया किस किस ऑर्गन को ज़रूरी होती है और उसके अपने फंक्शंस क्या हैं। बीइंग अ गुड बायोमोलिक्यूल किस तरह से काम करती है, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब प्रोटीन बेसिकली जो बनी होती है, जो इसकी फार्मेशन होती है, सबसे पहले वो बनी होती है अमाइनो एसिड से। ठीक है, प्रोटीन इज़ मेड अप ऑफ द अमाइनो एसिड्स। ठीक है, कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं। तकरीबन मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, 20 अमाइनो एसिड्स में से जो हमारी बॉडी अमाइनो एसिड बना सकती है वो 11 अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी बना सकती है। ठीक है, बाकी के जो 9 अमाइनो एसिड बच गए हैं, ठीक है, वो तकरीबन एसेंशियल अमाइनो एसिड में आते हैं। वो आप लेते हैं रिमेनिंग 9 अमाइनो एसिड्स वी गेट फ्रॉम फूड या फ्रॉम आवर डाइट। ठीक है, बाकी जो 9 किस्म के अमाइनो एसिड्स हैं जिनको हम एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं, वो हमें मिलते हैं हमारे फूड से। ठीक है, अब किस तरह का फूड होता है जिनमें हमें अमाइनो एसिड मिलता है या जिनसे बाद में जाके प्रोटीन बनती है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमें क्या चीज़ मिलती है, किस चीज़ से ये मिलते हैं, प्रोटीन, हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स से हमें अमाइनो एसिड मिलती है। अब हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स किस चीज़ में होता है? आपके मीट में होता है, गोश्त में, आपके फ़िश में होता है, मछली में। ठीक है, आपके एग्स में होता है जो मुर्गी के अंडे होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिनमें खीर या मक्खन इस्तेमाल किया गया हो। ठीक है, इस तरह के प्रोटीन में जो है ये सारी प्रोडक्ट्स प्रोटीन रिच फूड्स कहलाते हैं। ठीक है, और इनमें तकरीबन आपके तमाम ऑल
ऑल 9 अमाइनो एसिड्स वी गेट फ्रॉम दीज फूड्स। जितने भी हमारे 9 किस्म के अमाइनो एसिड्स हैं वो सब हम इन्हीं फूड से हासिल करते हैं। ठीक है। अब अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें, ठीक है, अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें, अमाइनो एसिड की एब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है या प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन किस तरह होती है, वो सबसे पहले स्टार्ट होती है, एक मैं आपको लेडर बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट होती है माउथ से, ठीक है। उसके बाद ये जाती है नंबर 2 स्टमक में। जो पिछले सारी बात मैंने की उसको समराइज करते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाएं, वहाँ पे जाती है फिर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाएं, कि अगर नंबर 4 की बात करें तो वो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो जाती है इंटरस्टिशियल लाइनिंग में, इंटरस्टिशियल लाइनिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हो, ठीक है, तो जो माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ से फिर वो स्टमक में जाती है, तो इनके बीच में HCl होता है, ठीक है। उसके साथ साथ पेप्सिन होता है, ठीक है। ये दोनों बहुत ज़रूरी कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद जब स्टमक में जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे डी नेचर होती है इसकी, डी नेचर्ड, ठीक है। यहाँ पे जैसे स्टमक में आती है तो पहुँचती है तो वो एक तो डी नेचर्ड हो जाती है, उसकी नेचर मतलब बिगड़ जाती है जिस नेचर में वो पहले हम लेते हैं, और उसके बाद पार्शली हाइड्रोलाइज्ड होती है, ठीक है। उसके बाद जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाती है तो यहाँ पे हमारे पास होते हैं प्रोटीज एंजाइम्स, जो कि प्रोटीन को ही डाइजेशन कराते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है तो उसके पास हमारे पास क्या कहते हैं, स्मॉल पेप्टाइड्स बनाती है, ठीक है। छोटी छोटी चेन्स बनती हैं, स्मॉल पेप्टाइड्स बन गई। उसके बाद अमाइनो एसिड्स बनते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें हमारे पास बनती हैं जब स्मॉल इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचती है, ठीक है। अब इंटरस्टिशियल साइड्स एसिड्स उसमें जाती है लाइनिंग में, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमारे पास होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू उसको क्या काम करना पड़ता है, उसका क्या फंक्शन होता है, वो बाद में परफॉर्म करती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बाद जो चीज़ हमें मिलती है वो होते हैं अमाइनो एसिड्स, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बाद जो चीज़ हमें मिलती है वो अमाइनो एसिड्स होते हैं इन ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, जिनसे बाद में बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलके एक प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जितना भी आपकी प्रोटीन्स जो भी आपकी बॉडी के लिए रोल प्ले करती हैं, सबसे पहले वो आपके नरिशमेंट करती हैं, रिप्लेनिशमेंट करती हैं आपके बॉडी के सेल्स की और टिश्यूज़ की, ठीक है। डाइजेशन इस तरह से होता है जिस तरह मैंने आपको बताया, ये सारा प्रोसेस होता है डाइजेशन का। देन द प्रोसेस, इस तरह के जो प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है वो बेसिकली HCl करता है, जो कि स्टमक में होता है, ठीक है। अमाइनो एसिड्स वो छोटे छोटे एलिमेंट होते हैं जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होते हैं थ्रू आवर सेल, थ्रू द वॉल ऑफ आवर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। उससे वो डाइजेस्ट होते हैं, वो बन के फिर ब्लड में जाके ये हमारी सारी प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, अगर आपके जहन में इस तरह का क्वेश्चन है तो मैं अभी से आपको जवाब देता हूँ। हाउ आर प्रोटीन्स इन योर फूड डाइजेस्टेड। अगेन ये बात आएगी कि प्रोटीन डाइजेस्ट कैसे होती हैं फूड में, प्रोटीन्स या डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, किस तरह से होता है। सबसे पहले जो प्रोटीन डाइजेस्ट होने का मैकेनिज्म है वो हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक है, उनकी ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, केमिकली उसका वाटर रिमूव हो जाता है।
विच कन्वर्ट्स, अब यहाँ से हाइड्रोलाइसिस के बाद ये कन्वर्ट होती हैं अमाइनो एसिड में, ठीक है, अमाइनो एसिड्स में चली गई। अब ड्यूरिंग डाइजेशन ये इसमें अमाइनो एसिड में होंगी। अब उसके बाद ये ट्रांसफ़र हो जाती है हमारे बॉडी ऑर्गन्स को और टिश्यूज़ को, ठीक है, जो बाद में एनर्जी में कन्वर्ट होके बॉडी को प्रोटीन और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। अब कंडेंसेशन क्या होता है, अगर केमिकली मैं आपको बताऊं कंडेंसेशन क्या होता है, उसमें बेसिकली ये होता है कि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, ठीक है। कंडेंसेशन एक ऐसा रिएक्शन है इन विच टू मॉलिक्यूल कंबाइंस टू फॉर्म अ सिंगल मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके एक सिंगल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं केमिकली। अगर हम इसको देखें तो किस तरह से होगा, ये मैं आपको केमिकली समझा देता हूँ, ठीक है। तो केमिकली ये किस तरह से होगा, ये आप स्ट्रक्चर को भी देख लें, ठीक है, किस तरह से होगा। यहाँ पे आपका कार्बोजाइलिक ग्रुप है, ठीक है, ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, एक कंपाउंड ये हो गया, ठीक है। प्लस हमारे पास जो एक और चीज़ होती है वो दूसरा कंपाउंड जो इसमें बताया गया है कि दूसरे दो कंपाउंड्स मिलके हमें एक सिंगल कंपाउंड बना के देते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी आगे बात करें तो ये इस तरह का कुछ प्रोसेस होता है, ठीक है। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी क्योंकि मैं बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगेन आपका आ जाएगा कार्बोजाइलिक ग्रुप और फिर आपका ये ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। अब यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई कि ये दो प्रोडक्ट्स मिलके एक प्रोडक्ट्स हमें बना के देंगे, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट कौन सा होगा हमारे पास, वो प्रोडक्ट हमारे पास ये प्रोडक्ट होगा। मैं बताता हूँ कि किस तरह से होगा और ये क्या है, ठीक है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बेसिकली सी आएगा, इसको छोड़ दें, ठीक है। ये इसके पास रेडिकल होगा, ये इसके पास हाइड्रोजन होगा, अगेन आपका कार्बोजाइलिक ग्रुप सेम वही इधर आ गया, ठीक है। एंड देन सही है, यहाँ पे आपका सी आ जाएगा जो कि हाइड्रोजन और रेडिकल से कनेक्टेड है। एंड देन अगेन आपका कार्बोजाइलिक ग्रुप आएगा और उसके बाद आपका ये आपको मिल गया एक कंपाउंड, प्लस यहाँ पे आप लिखते हैं इसको आप वाटर, यहाँ पे इसको ऐड कर दें, ठीक है। तो अब ये बात आपको समझ नहीं आई होगी, होगा ये कि कंडेंसेशन दोबारा से सुन लें कि एक ऐसा रिएक्शन होता है जहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स मिलके एक हमें स्मॉल मॉलिक्यूल देते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल से हमेशा ज़्यादातर केमिस्ट्री में ये मुराद होती है कि वो हमारे पास वाटर होता है, ठीक है। वाटर को आप ऐसे लिखें या वाटर को आप ऐसे लिखें, ये दोनों तरफ से वाटर ही है, ठीक है। ये H2O ही है, ठीक है। बात समझ आएगी, जहाँ पे ऑक्सीजन एक हो हाइड्रोजन दो हो तो हमें ये पता चलेगा कि ये हमारे पास वाटर है। अब आइदर यू राइट बाय दिस वे और यू राइट बाय दिस वे, ठीक है। अब हमें जो मिल गया ये बेसिकली कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू हमें ये मिला है। अमीनो एसिड्स आर ट्रांसपोर्टेड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स दैट हैव एन अमाइन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास अमाइन फंक्शनल ग्रुप भी है, आपके पास कार्बोजाइलिक ग्रुप भी है, ये सारे मिलके कंडेंसेशन रिएक्शन करवाते हैं जहाँ पे आपके कुछ कोवलेंट बॉन्ड्स थे और नाइट्रोजन थी, देन अमाइनो एसिड से मिलके कार्बोजाइलिक कार्बन मिलके आपको दूसरा अमाइनो एसिड दिया, ठीक है। नतीजा हमारे पास ये निकला कि मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज देन रिमूव्ड एज ए सेकंड प्रोडक्ट। हमारे पास ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये बिल्कुल अलग होके रिमूव हो गया। अब जब बिल्कुल अलग होके ये रिमूव हो गया तो हमें ये एक सिंगल न्यू प्रोडक्ट मिल गया जो कि कंडेंसेशन रिएक्शन का बेसिकली मकसद होता है कि वो हमें
एक सेपरेट सिंगल मॉलिक्यूल देता है। ठीक है। नाइट्रोजन बैलेंस की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन बैलेंस क्या होता है? नाइट्रोजन बैलेंस की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो बेसिकली ये होगा कि ये मेजरमेंट है किस चीज़ की, कि आप इनपुट कितनी करते हैं नाइट्रोजन एंड आउटपुट ऑफ नाइट्रोजन। आप इनपुट कितनी करते हैं मतलब कितनी नाइट्रोजन आप लेते हैं और उसके बाद कितनी नाइट्रोजन लॉस होती है। ठीक है। इसके लिए बन का लफ्ज़ यूज़ होता है या ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ठीक है। वो एस्टिमेट होती है यूरिया कंसनट्रेशन के थ्रू जो कि यूरिन में पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद ग्रोथ के पीरियड शुरू होते हैं एंड देन देयर आर गुड चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है। ये आपका बेसिकली नाइट्रोजन बैलेंस होता है जहाँ पे अमाइनो एसिड सर्व कर रहे होते हैं एज अ प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेनी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, जहाँ पे आपके मेलानिन होता है, आपका सीरोटोनिन होता है, आपका क्रेटिनाइन होता है। ठीक है। कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो डायरेक्टली एज ए न्यूरो काम करते हैं, जैसे आपका ग्लाइसिन, एस्पार्टेट या ग्लूटामेट। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इज एप्रोप्रिएटली लर्न एज मेटाबॉलिज्म अमाइनो एसिड। जब ये बात आती है कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म क्या है, तो बेसिकली प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपका जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है वो एक्चुअल में आपके अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म है। ठीक है। अब जो लास्ट बात हमारे पास आती है वो ये है कि जो प्रोटीन की सिंथेसाइजिंग प्रोसेस है, ये प्रोटीन सिंथेसाइज किस तरह से होती है। तो बॉडी में जो चीज़ें हम खाते हैं प्रोटीन उन्हीं से सिंथेसाइज होती है, लेकिन बेसिकली इसके कुछ प्रोसेस होते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें तो प्रोटीन की बायोसिंथेसिस कैसे होती है या प्रोटीन बायोसिंथेसिस स्टेप्स कौन से हैं, तो बेसिकली मैं आपको ज़बानी बता देता हूँ, फिर कभी मौका मिला तो इन पर बात करूँगा। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है, दूसरा ट्रांसलेशन होता है और तीसरा हमारे पास पोस्ट ट्रांसलेशन होता है कि इन चीज़ों में होता क्या क्या है। ठीक है। अब ये प्रोसेस तो हो गए, उसके बाद जो हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसको हम ट्रांसलेशन के थ्रू बोलते हैं, जो ट्रांस अमाइनेज होता है ट्रांसलेशन के थ्रू। दूसरा हमारे पास डी अमाइनेशन होता है, तीसरा हमारे पास डी कार्बोजाइलेशन होता है। वो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में आपको वो प्रोवाइड कर दूँगा कि ये 3 तरह के जो प्रोसेस हैं वो कौन कौन से होते हैं। सही है। सबसे पहले ट्रांस अमाइनेशन, उसके बाद हमारे पास डी अमाइनेशन एंड देन वी हैव कार्बोजाइलेशन। ये बिल्कुल छोटे से प्रोसेस हैं। मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो इसी से प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होगी या इसका कोई दूसरा चैप्टर होगा उससे रिलेटेड होगी, तो उसके साथ मैं आपको पहले ये बता दूंगा कि ये 3 फंक्शंस कैसे होते हैं, उसके बाद हम उस वीडियो को शुरू करेंगे। ठीक है जी। वीडियो बहुत लंबी हो गई, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों को ख्याल रखिएगा। ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप मुझसे डायरेक्ट भी व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं और आप इस वीडियो के कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं कि आइदर यू आर गेटिंग माई वीडियोज़, आइदर यू आर गेटिंग नॉलेज फ्रॉम माई वीडियोज़ और नॉट। ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क। ठीक है। तो आई विल बी वेरी थैंकफुल फॉर यू इफ़ यू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत शुक्रिया जी। मुझे कहते हैं डॉक्टर अमजद मेडिसिन वाला।